अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। अल्कीन के डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को। तो तवज्जो के साथ आपने जो है इन केमिकल रिएक्शंस को समझना है क्योंकि आगे आने वाले रिएक्शन जो होंगे वो मज़ीद टफ हो जाएंगे। अगर आपने इन रिएक्शन को समझा होगा तो आगे आने वाले रिएक्शन जो होंगे वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। आपको काफ़ी इनऑर्गेनिक के मुकाबले में ऑर्गेनिक के केमिकल रिएक्शन आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजिनेशन। अब इथीन है, यहाँ अल्कीन तो हमने केमिकल रिएक्शन की बात की, अल्कीन में मेनली हमारा जो फोकस होता है वो इथीन पे ही है। इथीन जिसका फॉर्मूला जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, हम उसकी करने जा रहे हैं हाइड्रोजिनेशन, उसमें हाइड्रोजन शामिल करने जा रहे हैं। तो अब ये हाइड्रोजन आएंगे कहाँ से? तो तीन कैटेलिस्ट हमारे पास, निकल, प्लेटिनियम और पैलेडियम। निकल, प्लेटिनियम और पैलेडियम जो है ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो बहुत लार्ज जो है वो क्या होते हैं? एटम होते हैं। और इन बहुत लार्ज एटम के अंदर अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं इनके स्पेस, इनके दरमियान जो स्पेस रह जाता है ना वो इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है। इनके स्पेस के बीच में अल्लाह ताला ने बहुत सारे क्या रखे हुए हैं? हाइड्रोजन रखे हुए हैं। बहुत सारे क्या रखे हैं? हाइड्रोजन जो है वो रखे हुए, चाहे वो निकल हो, चाहे वो प्लेटिनियम हो, चाहे वो पैलेडियम हो, इनके जो है ना इंटरस्टिशियल स्पेस में अल्लाह ताला ने बहुत सारे हाइड्रोजन रखे हुए हैं। तो जब भी हम इसको हीटअप करते हैं, जब इसको हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन एटम जो इनके स्पेसिस के बीच में, इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में जो हाइड्रोजन एटम पाए जाते हैं वो निकल कर बाहर आ जाते हैं। और वो जैसे ही निकल कर बाहर आ जाते हैं तो वो किस में शामिल हो जाते हैं? इथीन उसके साथ फ़ौरन क्या करता है? रिएक्शन करता है, क्योंकि इथीन तो काफ़ी रिएक्टिव होता है। तो कितना गर्म करना पड़ेगा? निकल हो, प्लेटिनियम हो या पैलेडियम हो, इन तीनों में से कोई भी एक हो, 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं तो उससे जो है वो एक गैस निकलना शुरू हो जाती है। वो गैस किसकी होती है? हाइड्रोजन की। और वो हाइड्रोजन गैस के साथ वो इथीन गैस रिएक्ट करती है और ये बन जाता है हमारे पास इथेन। क्या बनता है? इथेन। तो ये आपने ज़रूर याद रखना होगा जब भी हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन प्रोवाइड करना होगा। तो हाइड्रोजन हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? या तो निकल ले लेंगे, या वो प्लेटिनियम ले लेंगे, या पैलेडियम ले लेंगे, उसको 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटअप करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस हमें प्रोवाइड करेगा। ये याद रखना। ये देखो सिर्फ इथीन के लिए नहीं है, आगे आने वाले रिएक्शन में कभी भी कहा जाए हमें भाई हाइड्रोजन चाहिए तो क्या होगा? आपको ये फ़ौरन स्टेप याद होना चाहिए। अगला स्टेप है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, इथीन में हम हेलोजन क्या करने जा रहे हैं? ऐड करने जा रहे हैं। देखिए ये मेनली जितने भी रिएक्शन हैं सारे एडिशन रिएक्शन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन हम ऐड करने जा रहे हैं। ब्रोमीन है, ब्रोमीन को हम इथीन के साथ क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। तो बहुत हाई है, इथीन काफ़ी रिएक्टिव होती है, ब्रोमीन के साथ इजीली रिएक्ट कर जाती है। एक ब्रोमीन यहाँ आ गया, एक ब्रोमीन यहाँ आ गया, तो हमारे पास इसको नोमेनक्लेचर में हमने क्या नाम दिया था? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। क्या है? 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन गया। फिर हमारे पास जो है अब जो है यहाँ सिर्फ हमने हेलोजिनेशन शामिल किया ना, अब यहाँ हम करने जा रहे हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या करने जा रहे हैं? हाइड्रो हेलोजिनेशन। हम हेलोजिन भी शामिल करेंगे और साथ ही साथ जो है वो हाइड्रोजन भी शामिल करेंगे। तो इसके लिए क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमारे पास है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड को हम इथीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, एक ब्रोमीन अटैच हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया? इथाइल ब्रोमाइड, जिसका IUPAC नेम है ब्रोमो इथेन। क्या है? ब्रोमो इथेन। नेमिंग तो सीखी है ना भाई इससे पहले वाले चैप्टर में, इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमो इथेन। अब यहाँ बताया जा रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो रिएक्ट करता है ना भाई हाइड्रो हेलोजिनेशन। अब यहाँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो ज़रूरी नहीं है, हाइड्रोजन आयोडाइड हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है। तो यहाँ भी बात हम करने जा रहे हैं कि सबसे तेज़ी से कौन रिएक्ट करता है? सबसे तेज़ी से रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। ये ऑर्डर है हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमने एग्जाम्पल के तौर पर रख लिया था। हाइड्रोजन आयोडाइड अगर हम रखेंगे वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा बनिस्बत हाइड्रोजन ब्रोमाइड के, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन क्लोराइड के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है। अब चौथा रिएक्शन हम बात करने जा रहे हैं वो है हाइड्रेशन। क्या है? हाइड्रेशन। एडिशन ऑफ वाटर ऑन एन अल्केन टू गिव अल्कोहल। क्या है? हाइड्रेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ वाटर, पानी हम शामिल करने जा रहे हैं। तो पानी हम कहाँ से लाएंगे? याद रखिएगा, पानी लाते वक्त
हमें चाहिए होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या चाहिए होता है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें बहुत सारा पानी हो। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उसमें बहुत सारा वाटर जो है वो रिलीज होता है वेपर्स की फॉर्म में, और ये इथीन के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट करता है, तो इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, जिसका IUPAC नाम है इथेनॉल। कंसंट्रेट देखो, पानी निकालने के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4, पानी ऐड करने के लिए डाइल्यूट H2SO4। ये दो चीज़ें याद रखना। पानी रिमूव करना है तो कंसंट्रेटेड H2SO4, पानी ऐड करने के लिए डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 हम डालते हैं, जब उसको हीटअप करते हैं तो उसमें H2O जो है वो रिलीज होता है, ये इथीन गैस के साथ रिएक्ट कर जाता है और बनता है इथाइल अल्कोहल जो कि इथेनॉल कहलाता है। फिर हमारे पास आता है हेलोहाइड्रेशन। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर अल्कीन है। देखिए किस तरह मैं बताता हूँ। हेलोहाइड्रेशन इज अ रिएक्शन इन विच हेलोजिन रिएक्ट विद अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इन फॉर्म हेलोहाइड्रीन। अब इसमें जो है वो हेलोजिन जो होगा वो पानी की मौजूदगी में अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। हेलोजिन जो होगा वो अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, और जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो होगा हेलोहाइड्रीन। क्या बनेगा? हेलोहाइड्रीन। देखो ये इथीन है, ब्रोमीन जो है वो क्या कर रहा है, ब्रोमीन जो है वो रिएक्ट कर रहा है, ब्रोमीन जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा पानी की मौजूदगी में। तो क्या होता है रिएक्शन के नतीजे में, एक तो ब्रोमीन यहाँ आ गया और पानी में क्या था, H2O है ना, इसका OH एक साइड पे आ गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ बच गया, एक ब्रोमीन यहाँ बच गया, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और ये जो कंपाउंड हमारे पास बनता है जिसमें OH भी है और ब्रोमीन भी है, तो ये कहलाता है ब्रोमोहाइड्रीन। क्या कहलाता है? ब्रोमोहाइड्रीन। ये क्लोरोहाइड्रीन भी हो सकता था अगर क्लोरीन हो, ये आयोडोहाइड्रीन भी हो सकता है अगर यहाँ आयोडीन हो। अब ये कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसे हो गया भाई? ब्रोमीन जिसका कलर जो है वो ब्राउन गैस है, ये क्या है, ब्रोमीन जो कि ब्राउन कलर की क्या है, ये ब्राउन कलर की एक गैस है, और ये ब्राउन कलर की जब गैस है इसको जब हम इथीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जैसे ही रिएक्ट होता है तो ये क्या बनता है, ब्रोमोहाइड्रीन। और ये ब्रोमोहाइड्रीन जब बनता है तो ये कलरलेस होता है। तो इथीन जो होता है वही क्या करता है, ब्रोमीन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। क्या करता है? रिएक्ट करता है। अगर इसकी जगह इथेन होता और पानी की मौजूदगी में अगर कोई और कंपाउंड होता तो ब्रोमीन इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ अल्कीन ही जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है, उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। तो इसीलिए हमें कन्फर्मेशन हो जाती है कि जिस कंपाउंड को हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं उसका ताल्लुक क्या है, अल्कीन फैमिली से है। इसीलिए हम कहते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर अल्कीन। भाई एक कंपाउंड हमें दे दिया गया, हमें आंखों से तो नजर नहीं आ रहा ना कि वो अल्कीन है, अल्केन है, अल्काइन, हमें नहीं पता। हम क्या करते हैं, उसको जो है वो पानी की मौजूदगी में ब्रोमीन को लेते हैं, ब्राउन कलर की गैस है, ब्रोमीन जो है वो पानी की मौजूदगी में हम जो है वो से रिएक्ट करवा देते हैं। अगर रिएक्शन हो गया तो एक नया कंपाउंड बनेगा जो कि कलरलेस होगा, और अगर रिएक्शन नहीं होगा तो ब्राउन गैस अपनी जगह बरकरार रहेगी। तो इस तरह हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि अल्कीन होगी तो अल्कीन उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, दूसरे कंपाउंड उसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है जिसमें ब्रोमीन को, कोई भी हेलोजीन को हम जो वो पानी की मौजूदगी में क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। तो हमारे पास ये बन गया ब्रोमोहाइड्रीन। फिर हमारे पास आता है इपऑक्सीडेशन। इपऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू डबल बॉन्ड ऑफ एन अल्कीन इज नोन एज इपऑक्सीडेशन। इपऑक्सीडेशन क्या है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को शामिल करेंगे टू द डबल बॉन्ड ऑफ एन अल्कीन। अल्कीन का जो डबल बॉन्ड है, मिसाल के तौर पे इथीन है, इथीन का जो डबल बॉन्ड है उसके साथ हम क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा रहे हैं। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ हाफ लगाया। ये ऑक्सीजन जो रिएक्ट करवाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पैरा एसिडिक एसिड। पैरा एसिडिक एसिड है, पैरा एसिडिक एसिड को जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हीटअप करते हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और ये ऑक्सीजन जब इथीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो होता है इपॉक्साइड। इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन का जो एटम होता है इसके डबल बॉन्ड के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और जो कंपाउंड बनता है वो इपॉक्साइड कहलाता है, और इस मेथड को हम इपऑक्सीडेशन कहते हैं। फिर हमारे पास जो है दो रिएक्शन और बच गए इसके इथीन के। एक है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस इज अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ एन अल्कीन और अल्काइन बाय ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जिंक। ओजोनोलाइसिस एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, दैट इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ एन अल्कीन। अल्कीन के साथ भी ये रिएक्शन होता है, अल्काइन के साथ भी होता है, बाय ओजोन। ओजोन की मदद से, ओजोन जिसका फॉर्मूला O3 है, O3 की मौजूदगी से क्या करते हैं, इसका बॉन्ड तोड़ देते हैं, अल्कीन का बॉन्ड तोड़ देते हैं, या अल्काइन होता है इसका भी बॉन्ड टूट जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जिंक की मौजूदगी में। अब ये ओजोन था, ओजोन गैस को हमने क्या किया, इथीन के साथ रिएक्ट करवाया, इसके बॉन्ड तोड़ दिए। अब देखो ये था
एक ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ गया, दो ये इस तरह जुड़ गए, ये आपस में 3 ऑक्सीजन इसके 2 कार्बन के साथ जुड़ गए, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड इथाइलिन ऑक्साइड, ओजोनाइट, इथाइलिन ओजोनाइट बनता है। और इथाइलिन ओजोनाइट जो है वो उसमें से क्या होता है, ये जिंक है ना, जिंक क्या करता है, एक ऑक्सीजन को खींच लेता है और हमारे पास 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड वो होता है जो अनस्टेबल है, वो फौरन टूट जाए, तो कुछ देर के लिए बनता है इथाइलिन ओजोनाइट। जब जिंक मौजूद होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिंक की मौजूदगी में हम लेकर आते हैं, तो क्या होता है, जिंक इसके बॉन्ड को तोड़ देता है, क्योंकि ये कमज़ोर सा कंपाउंड होता है, एक ऑक्सीजन लेके चले जाता है और पीछे जो बच जाते हैं वो अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि 2 फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे मीथेनॉल कहते हैं, एल्डिहाइड का सबसे छोटा मेंबर है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ओजोनोलाइसिस। और आखिरी रिएक्शन इसका हमारे पास है पॉलीमराइजेशन। देखो एग्जाम में यही आता है कि ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो ये रिएक्शन की आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह आगे आने वाले प्रैक्टिस सेशन जो हम रखेंगे उसमें आपको बहुत मजा आएगा। पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे, पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन इन्वॉल्व्स। देखो पॉलीमराइजेशन नाम से ही पता चल रहा है, जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाएं, जुड़ जाएं और एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उस मेथड को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन इन्वॉल्व्स द लिंकिंग ऑफ मेनी अल्कीन मोनोमर्स टुगेदर टू प्रोड्यूस अ पॉलीमर चेन। पॉलीमराइजेशन जो है वो प्रोसेस होगा जिसमें अल्कीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे और एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ये पॉलीथीन कहते हैं, जो कि आगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पॉलीथीन के धागे बनते हैं भाई, तो ये इथीन है, एन का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटअप करेंगे, 2000 ATM का हम उसे प्रेशर देंगे, तो ये सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं और ये बाकायदा पॉलीइथीन बनता है। तो ये हमारे पास थे केमिकल रिएक्शंस इथीन से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है रिएक्शन की, तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में इन्हीं से मिलते जुलते रिएक्शन आगे चलते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।